Ladies and gentlemen, I formally welcome you all to this conclave by Zee News, हवा बदलेंगे। यहाँ सीरियस बातें भी होंगी और थोड़ा फन, थोड़ा म्यूजिक भी होगा। टॉपिक सीरियस है तो क्या यार, समझ तो आराम से सकते हैं। इसलिए बिना ज्यादा वक्त लिए आते हैं अपने पहले परफॉर्मेंस पे। कफ कफ कव्वाली, वासु शर्मा एंड निर्भय सिंह। जल रही पराली है, बदल रही दिवाली है, ये काली चादर हर जगह खांसी बनी। तुम्हें क्लीन हवा भूल जानी पड़ेगी, दिल्ली एनसीआर में आकर तो देखो। मजाना भाई, तुम्हें क्लीन हवा भूल जानी पड़ेगी, दिल्ली एनसीआर में आकर तो देखो। अस्थमा ब्रोंकाइटिस से फिर ना बचोगे, बिल हॉस्पिटल का घटा कर तो देखो। धुआं धुआं है हर जगह, ना देखता इसे कोई, ना जात देखे ना धर्म, ये छोंकता है सब कोई। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, दिल्ली एनसीआर में आकर तो देखो। वोट मांगने जो नेता आते थे घर में, फोन उनको तुम अब लगा कर तो देखो। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है। यहाँ ब्रीदिंग नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक स्मॉग का दरिया है और डूब के जाना है। हर एक सांस में अब कश का नशा है, ले ले बेटा ये दिल्ली का मजा है। बाप के नाम पे चौड़े होने वाले पूछते हैं वो अब कि मेरा बाप कहाँ है। Thank you so much. Thank you so much for having us. Thank you so much. And आज के हमारे इस खास कॉन्क्लेव का जो पहला सेशन होने जा रहा है, इसमें हम यही बात करेंगे कि जिस हवा को बदलना है उसमें आपका और हमारा क्या रोल रहेगा। इस सेशन के नाम है आप, हम और हवा, जहां बात होगी गवर्नमेंट रूल्स की, रेगुलेशंस की और हर उस एफर्ट की जो सरकार कर रही है या कर सकती है। और इसमें आम लोग, मेरे या आपके जैसे लोग, हम आसपास हवा बदलने के लिए क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या कर सकते हैं। इस खास सेशन के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे मिस्टर गोपाल राय, ऑनरेबल एनवायरमेंट मिनिस्टर दिल्ली, एंड मिस्टर गुरमीत सिंह, ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर पंजाब, एंड मिस शोभना यादव विल चेयर दिस सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक आपका। और आप, हम और हवा, आज इसी थीम पर हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। बैठिए सर। मेरा पहला सवाल यही है कि आज जैसे ही सुबह मैं उठी और मैंने अपना फ़ोन खोला और उसमें मैंने AQI चेक किया तो वो 376 था। मेरा सवाल आपसे, कौन जिम्मेदार? देखिए, पहली बात तो ये है कि यहाँ पर काफ़ी जिम्मेदार लोग बैठे हैं। आमतौर पर टीवी डिबेट में अलग तरह से चर्चा होती है। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि ये जो प्रदूषण है उसका कारण क्या है, क्योंकि जिम्मेदारी उसके बाद आती है। ठीक है। एक चीज़ आमतौर पर मैं टेलीविज़न चैनलों में देखता हूँ, अखबारों में देखता हूँ, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, ये सरकार वो सरकार। पहली बात कि जलवायु परिवर्तन पूरे दुनिया में हो रहा है, भारत के अंदर भी उसका काफ़ी प्रभाव है। और उत्तर भारत का जो अब तक जितना रिसर्च हुआ है, उत्तर भारत में लगभग 250 किलोमीटर के रेंज में एयर शेड है। हवाएं राज्य की बाउंड्री को नहीं मानती, इसलिए उत्तर भारत का जो ये 250 किलोमीटर के रेंज का जो एयर शेड है, इसमें कहीं भी कोई भी गतिविधि होती है उसका प्रभाव सब जगह पड़ता है। इसलिए उत्तर भारत के हम सारे लोग जो अपने जिंदगी को संचालित करने के लिए बहुत सारे काम करते हैं, उनमें से हम प्रदूषण पैदा करते हैं। खास तौर से अगर हम देखें तो 365 दिनों में से दिल्ली के अंदर और उत्तर भारत के अंदर 2 हिस्से में प्रदूषण को बांटा जाता है। एक इन सर्दियों के मौसम में जो 1-1.5 महीने का पोल्यूशन है, और दूसरा 365 दिनों का जो पोल्यूशन है।
इन सर्दियों में जो प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, जो हमारे आंख के सामने दिखता है, हमें महसूस होता है, चुभन होती है, उसमें मुख्य तौर पर जो कारक हैं वो 5 कारक हैं, 5 जिम्मेदार फोर्सेज हैं। एक है धूल, दूसरा है धुआं, तीसरा जो है जो इस तरह के तमाम पटाखे, जैसे छोटे छोटे जो पटाखे की जो गतिविधियां होती हैं त्योहारों पर, तो अगर इसको हम देखें तो गाड़ियों का पोल्यूशन है, व्हीकल पोल्यूशन, दूसरा डस्ट पोल्यूशन है, तीसरा बायोमास बर्निंग हम उसे बोलते हैं साइंटिफिक भाषा में, उसमें पराली का जलना भी आता है, और जो छोटे छोटे आग लगती है जगह जगह, उसका भी धुआं इसमें जो है इसमें हमारे वायुमंडल में फैलता है। तो अगर हम देखें तो व्हीकल पोल्यूशन, डस्ट पोल्यूशन, बायोमास बर्निंग का पोल्यूशन, उसको हम 2 भागों में 3 भागों में पटाखों का पोल्यूशन, पराली का पोल्यूशन और बायोमास बर्निंग, ये 3 फैक्टर हैं। गुरमीत जी, सवाल आपसे है, क्या पंजाब जिम्मेदार, क्योंकि यही सुनते आए हैं कि पराली जो है वो सबसे ज़्यादा पंजाब में जलती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस समय सुनवाई चल रही है और पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया है कि 6 जिलों में एक भी पराली जलाने की घटना नहीं हुई है, लेकिन पिछले दिनों में इतनी हो चुकी है और बाकी बचे जिलों में इतनी हो रही है कि दिल्ली एनसीआर जो है वो धुआं हो गया है। तो क्या आप इस जिम्मेदारी को लेते हैं, क्योंकि आप कृषि मंत्री भी हैं? इस देश ਦੀ ਜੀ ਅਨਾਜ ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 21% ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ मैं इसीलिए गुरमीत जी इसी सवाल पे आना चाहूँ। कुछ साल पहला ज़्यादा ये समस्या सी। मेरे को ਜਿਹੜਾ डाटा है उस मुताबिक ਜਿਹੜੀ 21 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ 70,711 ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੇਸ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ 2022 ਚ 2022 ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਚ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਔਰ ਐਤਕੀ 2023 ਅਸੀਂ 35,000 ਤੇ आ गए हैं। ਅਸੀਂ 30% तकरीबन इनू घट कर लिया। किसानों की मजबूरी को समझा जा सकता है, गोपाल राय जी भी मुझसे सहमत होंगे, यहाँ बैठे दर्शक भी, किसानों की मजबूरी को समझा जा सकता है इस रूप में कि उनको एक फसल के बाद दूसरी फसल के लिए खेत को जल्दी तैयार करना होता है और पराली हटाने के में उनको बेहद खर्चा भी आएगा, समय भी लगेगा। तो क्या सरकार ऐसा कोई प्रावधान या ऐसा कोई अरेंजमेंट उन किसानों के लिए नहीं कर सकती है कि उनकी पराली जल्दी से जल्दी हट जाए, आप कहीं स्टोर कर लें और उसका किसानों को मुक्ति मिल जाए? अरविंद केजरीवाल ने केमिकल का जिक्र किया था, तो फिर पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उस केमिकल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? देखिए, वो केमिकल नहीं है, पहली बात तो ये देख लें। वो बायो डीकम्पोजर है जो ऑर्गेनिक तरीके से वो गलाता है। दिल्ली के अंदर पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिल करके हम लोगों ने दिल्ली में उसका एक्सपेरिमेंट किया। दिल्ली के अंदर अभी आज की तारीख में 4,000 एकड़ में उसका छिड़काव हो रहा है, हम हर साल यहाँ यूज करते हैं। पंजाब के साथ जो दिक्कत हो रही है, पंजाब के जो हमारे पहले कृषि मंत्री थे, पंजाब के जो वहाँ के अधिकारी थे, और पूसा के साथ हमने ज्वाइंट मीटिंग की थी पिछली साल ही कि इसका पंजाब में कैसे उपयोग किया जाए। अभी पूसा के साइंटिस्ट उस पर काम कर रहे हैं। टाइमिंग का गैप आ रहा है, मेन जो वहाँ दिक्कत हो रही है। जो पूसा का बायो डीकम्पोजर है वो पराली को गलाने में उसे कम से कम 18 से 20 दिन लगते हैं, और किसान उतना इंतजार और नहीं पंजाब कर सकते। का जो पंजाब के अंदर चूंकि पानी का संकट बढ़ रहा है, उसकी वजह से जो फसल के बुआई का जो समय है वो पंजाब में थोड़ा आगे बढ़ाया गया। और जब पंजाब में आगे बढ़ाया गया, उसके लिए दिक्कत क्या है कि किसान को खेत में कटाई करनी है और फिर तुरंत उसे बुआई करनी है, उसके पास ये समय नहीं है। तो अभी पूसा इंस्टीट्यूट इस पे काम कर रहा है कि अगर वो 20 दिन की जगह अगर 10 दिन में अगर पराली गलाने के लिए अगर बायो डीकम्पोजर तैयार हो जाता है, तो मेरे ख्याल से ये पंजाब के लिए वरदान साबित होगा। रिक्वेस्ट करूंगा शोभना मैम एंड गोपाल जी, गुरमीत जी प्लीज स्टेज पे रहिएगा। शोभना मैम प्लीज डू दी ऑनर्स, आप छोटा सा गिफ्ट जो है प्लीज हमारे मिनिस्टर्स को प्लीज फेलिसिटेट कीजिएगा।
हमारा अगला सेशन है हम साथ साथ हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम साथ साथ हैं सेशन के लिए प्लीज वेलकम मिस्टर दया शंकर सिंह, ऑनरेबल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश, एंड Mr. Devendra Singh Babli, Honorable Development and Panchayat Minister, Haryana, and Mr. Pranay Upadhyay will chair the session. Thank you so much. My name is Abhishek. I'm your host for today. Over to you, Pranay ji. थैंक यू अभिषेक। सर बिराजी, तो सेशन का नाम है सर हम साथ साथ हैं, और वैसे भी राजनीति के लिए आप दोनों अलग अलग पार्टी के होने के बावजूद साथ साथ हैं। मेरा पहला सवाल इसी चीज़ को लेकर है सर, थोड़ा सा पर्सनल सवाल है, बुरा मत मानिएगा। आप सिगरेट पीते हैं आप दोनों? मैं भी नहीं पीता हूँ, लेकिन जानकार ये कहते हैं कि अगर AQI 64 होता है तो मानिए कि आप एक सिगरेट पी चुके हैं, और इस समय AQI दिल्ली में जहाँ हम बैठ के बात कर रहे हैं वहाँ 382 है। यानी मान लीजिए कि आप जो फेफड़ों में हवा ले रहे हैं वो करीब 6 सिगरेट के बराबर है। लेकिन सर बात पॉल्यूशन की हो रही है, पर्यावरण की हो रही है। बड़ा सवाल इसी चीज़ को लेकर है कि इसके 2 बड़े खलनायक माने जाते हैं, और आपसे पहले आम आदमी पार्टी के 2 राज्यों के मंत्री यहाँ पर बैठे हुए हैं और उन्होंने आपके ऊपर काफ़ी तीर चलाए, तो मैं चाहूँगा कि आप भी जवाब दें इस चीज़ का। सड़कों पर चलते हुए वाहन और खेत खलिहान में जलती हुई पराली। सबसे पहले मैं वाहनों की बात करूँगा। देश में सबसे बड़ा जो वाहनों का फ्लीट है और पुराने वाहनों का फ्लीट यूपी SRTC के पास है। आप उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं दयाशंकर जी, क्या जवाब है आपके पास? क्योंकि गोपाल राय साहब तो कह के गए हैं कि भाई हम तो दिल्ली में केवल BS6 के वाहन चला रहे हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश से वाहन आते हैं वो BS4 के आ रहे हैं। सर माइक ले लें आप जी। नहीं, पहले BS4 के वाहन चलते थे, अब हम भी जो है BS6 चला रहे हैं। 2300 बसें हमने अभी नई BS6 खरीदा है, और NCR में तो पहले से ही हम लोग अपने गैस से आधारित जो है हम लोग बस चलाते थे। हम चाहते हैं हरियाणा विकास करे, आप हरियाणा के विकास और पंचायत मामलों के मंत्री हैं, लेकिन भाई पड़ोसी की भी थोड़ी परवाह करिए आप। दिल्ली वाले परेशान हैं आपके विकास के कारण, क्योंकि अभी जो मंत्री जी आए थे यहाँ पे गोपाल राय जी, उनका कहना था कि भाई हरियाणा पड़ोस में है तो सबसे पहले पड़ोसी के यहाँ देखिए, उसके यहाँ पराली ज़्यादा जल रही है। हमने पहले से काफ़ी कंट्रोल किया है। सर माइक ले लें। हमने जो पहले पराली जलती थी उस पर काफ़ी कंट्रोल किया है। पिछले अगर आप 8-7 साल के आंकड़े उठाकर देखेंगे, बिल्कुल मैं ये कह सकता हूँ कि पहले जब किसान को अगली फसल लगानी होती है और उसका पालन पोषण उस खेतीबाड़ी पर निर्भर करता है, और वो सरकार की तरफ से जो सुविधाएं उनको जिस लेवल पे पहले मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही थी, इसलिए पराली ज़्यादा जलाई जाती थी। अब उस पर बहुत ज़्यादा कार्य इस पिछले अगर 9 साल की सरकार कहूँ हरियाणा में बनी, हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। और आज के अगर मैं सारे आंकड़े आपको बताने लगूं तो इसमें जो हमने इन्होंने करीबन 13 लाख के आसपास किसानों ने अपने आप को रजिस्टर्ड किया। उस पर प्रोत्साहित राशि के रूप में भाई पराली ना जलाई जाए 1000 रुपये के तौर पे हमारी सरकार के द्वारा किसान को दिया जाता है। इसी प्रकार हमारे पानीपत के अंदर एक एथनॉल प्लांट सरकार के द्वारा लगाया गया, उसमें भी प्रोत्साहित राशि के रूप में 1000 रुपये दिए जाते हैं। एक मेरा पानी मेरी विरासत, ताकि पानी भी इससे बचे, और जो धान की तरफ हमारा प्रदेश ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले फसल चक्र होता था, सारी प्रकार की फसलें लगाई जाती, 7000 रुपये की प्रोत्साहित राशि कि धान को छोड़कर अगर किसान दूसरी फसल पे जाता है तो भी हम उसको देने का काम करते हैं। और पूरा गांव अगर बिल्कुल एक भी एकड़ में अगर पराली नहीं चढ़ाता है तो 1.5 लाख रुपए की प्रोत्साहित राशि किसान को देने का काम सरकार के द्वारा किया जाता है। हाँ, इस चर्चा में भाग लेने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आभार। और जनता की यही उम्मीद है कि आप उसके हित के फैसले लेते रहें और टैक्स में थोड़ा राहत देते रहें। धन्यवाद। हाँ, थैंक यू जी। Thank you so much. Sir, please, I would request you to please be on stage and एक छोटा सा गिफ्ट है हमारी तरफ से, प्लीज प्रणय सर। पेड़ों की पौधों की बातें कैसे सुननी है, समझनी है,
इनके लिए हमारे पास है पीपल बाबा। लेकिन शरीर की बात, अपने लंग्स की बात, हार्ट की बात कैसे सुननी है, उसके समझने के लिए भी हमारे साथ है एक खास डॉक्टर। अब वक्त है हमारे अगले सेशन का, जिसका नाम है LSD। और ये वो वाला LSD नहीं है अगर आपके दिमाग में कोई गंदे ख्याल आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो फिर पहले हवा तो बाद में बदल लेंगे, आपका दिमाग पहले बदल देते हैं। LSD यहां पर मतलब है लंग्स, सांस और धोखा का। ना अपनी चिंता है ना दूसरों की चिंता, तो इस पोल्यूशन से कैसे लड़ेंगे, यही करेंगे डिस्कस। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट, एंड स्वामी प्रेम परिवर्तन AKA पीपल बाबा, फाउंडर गिव मी ट्रीज ट्रस्ट। थैंक यू सो मच। माय नेम इज अभिषेक मनचंदा। वेलकम टू आवर शो हवा बदलेंगे। और जैसा कि अभिषेक ने बताया, इस शो का नाम है LSD। वो वाला LSD नहीं जो कि आप समझ रहे हैं, इसका नाम है लंग, सांस और धोखा। और इसी बारे में हमसे बात करने के लिए जो हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनमें डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। स्वाति इंटरनल मेडिसिन की स्पेशलिस्ट हैं। आपने उनको अक्सर टेलीविज़न पे, सोशल मीडिया पे देखा होगा। और हमारे साथ है पीपल बाबा। पीपल बाबा एनवायरमेंटलिस्ट तो हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने अभी तक 1.25 करोड़ तो सिर्फ पीपल के पेड़ लगाए हैं। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और पहला सवाल आपसे स्वाति की, एक रिपोर्ट थी कि दिल्ली में जब पोल्यूशन, ये हेज़ अपने पीक पे होता है तो 24 घंटे में इट्स इक्वल टू सम 30 सिगरेट्स। जब 30 सिगरेट एक बॉडी कंज्यूम करती पैसिवली, जिसमें आपका कोई रोल नहीं है, तो फिर आपके लंग्स का, आपकी बॉडी का क्या हाल होता है? बहुत बुरा हाल होता है। और देखिए, अगर हम आंकड़ों को भी देखें तो बहुत साफ तौर से हम कितना भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं, कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी दिल्ली में रहने वाले लोगों की जो उम्र है वो 12 साल घट चुकी है। और ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि स्टडीज़ साफ तौर से कह रही हैं, क्योंकि आप ऐसे वातावरण में रह रहे हैं, इसकी वजह से आपकी जो उम्र है वो कम हो रही है। और देखिए, अभी मुझसे पहले बोल भी रहे थे कि दीपावली जो है वो दियों का त्यौहार है, लेकिन हमने बच्चों से पटाखों की खुशी तो छीन ही ली है। 10 लाख बच्चे एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसमें मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है, जिसमें शायद इस सेशन के एंड में मैं आपकी तरफ लौटूंगा। अभी आपका रुख करते हैं, ये क्या कहानी क्या है? ये लोगो वाला पीपल है कि पेड़ वाला पीपल है? आप पीपल प्लीजर हो? कहानी बताओ पीपल बाबा की। ये जो आप पीपल वाली जो बात कर रहे हैं सर, ऐसा था कि जब हमने 11 साल की काम शुरू किया तो नानी ने कहा कि जो सबसे ज़्यादा आयु वाला वृक्ष है वो लगाओ, क्योंकि इसको कोई नहीं लगाता। सब लोग डरते हैं, सबको डर लगता है। उनको लगता है कि पीपल जो है उसके ऊपर भूत रहता है, उस पर चुड़ैल रहती है। इमली का मत लगाओ क्योंकि चुड़ैल रहती है। बरगद का मत लगाओ, उस पर यक्ष रहते हैं। गूगल का मत, वो एक होता है गुलर का पेड़, उसको मत लगाओ, उसमें ऐसे ऐसे होता है। और पीपल तो डेफिनेटली मत लगाओ क्योंकि इनऑस्पिशियस होता है, पीपल पे भूत रहता है। तो हम एक गुरुकुल में पढ़ते थे, इसीलिए हेंस माय नेम स्वामी प्रेम परिवर्तन। इलाहाबाद में नारायणी आश्रम आप लोगों ने सुना होगा, गंगा जी के तट पे हम लोग फाफामऊ एरिया में, वहाँ हम 2 साल गुरुकुल में पढ़े। तो हमारे आचार्य जी भी हमको यही बोला करते थे कि जो अगर पीपल का वृक्ष जो है, जैसे भगवत गीता, अपना गीता में भी कृष्ण भगवान ने यही बोला है कि मैं सब वृक्षों में पीपल हूँ। पीपल इज़ अ माइक्रो फॉरेस्ट इन इटसेल्फ। वो एक माइक्रो इकोसिस्टम है, उसमें 140 प्रकार के पक्षी आते हैं। उसके फिग जो होता है उसके अंदर वॉस्प्स होते हैं। उसका जो फिग होता है, फ्रूटिंग ट्री है, उसको बंदर, स्क्विरल सब खाते हैं। जितना डिस्पर्सल होता है, एक पीपल वृक्ष लगाने से आप एक जंगल की उत्पत्ति करते हैं। ये इसका है, ठीक है। अभी दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म टू प्रमोट द पीपल ट्री। हमने 1,27,00,000 पीपल लगाई सितंबर 2010 तक। जब 2010 तक हमने ये किया तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि बहुत लोग हमारे साथ जुड़े। जब हमें पहला नेशनल अवार्ड मिला, आज हम लोगों ने कम से कम 1200 जंगल लगाए हैं पूरे हिंदुस्तान में, 1200। उम्मीद है कि इंसाइटफुल सेशन रहा होगा। हमारे साथ पीपल बाबा थे, स्वाति थी, हमने दोनों एस्पेक्ट्स कवर किए। और ये जो सेशन है लंग, सांस और धोखा, इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। Thank you so much. Please, I request our guests to please stay on stage, and I request Chayan Rastogi, Mr. Chayan Rastogi, to please come on stage and do the honors. छोटा सा एक गिफ्ट है।
दिल्ली में और आसपास भी जब खतरनाक लेवल्स पर पॉल्यूशन पहुंच गया था और जब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, कैसे कम होगा ये पॉल्यूशन, बारिश आ गई, अपने आप आ गई। बारिश ने हम सबको बचा लिया था इस पॉल्यूशन से, असली वाली बारिश। और ये स्पेसिफाई करना पड़ता है कि असली है या नकली है, क्योंकि आजकल तो आर्टिफिशियल बारिश भी होने लगी है। अपेरेंटली ये आर्टिफिशियल रेन ही दिल्ली को बचाने वाली थी और फुल पावर। मीडिया में तो रिपोर्ट्स भी चल रही थी कि पॉल्यूशन को ऐसे कम कर देंगे। आर्टिफिशियल रेन फॉर श्योर इज अ सोल्यूशन फॉर पोल्यूशन। लेकिन क्या ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है या लॉन्ग टर्म सोल्यूशन? क्या ये टेम्पररी है या परमानेंट सोल्यूशन है? बस यही सब डिस्कस करेंगे इस सेशन में, जिसका नाम है पोल्यूशन मांगे सोल्यूशन। पोल्यूशन से लड़ने के लिए आर्टिफिशियल रेन जैसे तरीकों का सहारा लेना कितना सही है, कितना नहीं है, बताएंगे हमें डॉक्टर अखिलेश गुप्ता, सीनियर एडवाइजर एट द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DST, एंड द सेशन विल बी चेयर्ड बाय मिस्टर प्रणय उपाध्याय। आर्टिफिशियल रेन का सवाल जो मेरा था कि आर्टिफिशियल रेन क्या समाधान है या वो भी उतना इफेक्टिव नहीं? देखिए, अक्सर मैं एक साइंटिस्ट की वजह से मैं बेसिक चीज़ें समझाना ज़्यादा समझता हूँ जी। तो कॉमन मैन को समझते हैं कि बस आपने प्लेन उड़ाया और आर्टिफिशियल रेन करा दी। मानसून के दौरान क्लाउड था लेकिन रेन नहीं हो रही थी, इसलिए वहाँ प्रेसिपिटेशन के लिए हमने उसको इस्तेमाल किया कि प्रेसिपिटेशन हो सके। प्रेसिपिटेशन के लिए तो उसने अगर क्लाउड है और रेन नहीं दे रहे हैं, ड्राई क्लाउड जिसको कहते हैं, तो आप उनको ड्राई क्लाउड को वेट क्लाउड बना सकते हैं अगर आप इंजेक्शन उसमें बीच में इंजेक्ट कर दीजिए एयर पोल्यूशन पार्टिकल। तो ये दिल्ली में ये संभावना ही नहीं है। जो लोग कहते हैं वो तभी संभव है जबकि क्लाउड है। सर, आपने तो उम्मीदों पे पानी फेर दिया क्योंकि दिल्ली में हर व्यक्ति ये उम्मीद कर रहा था, जैसे अभी मेरे सहयोगी अभिषेक भी कह रहे थे, हर व्यक्ति को लग रहा था कि बस आर्टिफिशियल रेन हो जाएगी और इससे राहत मिल जाएगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल रेन पॉसिबल नहीं है और दिल्ली जैसे बड़े शहर के लिए, इतने बड़े एरिया के लिए वो पॉसिबल सोल्यूशन नहीं है। जब क्लाउड आएंगे, बिना क्लाउड के आप पॉसिबल नहीं है। आज जो हम देख रहे हैं नहीं कर सकते। अभी जो आप देख रहे हैं ये स्मॉग है, ये हेज है, ये क्लाउड नहीं है। तो देखिए, हम कहीं सोल्यूशन कहीं और है और हम ढूंढ रहे हैं कहीं और। तो फिर सोल्यूशन कहाँ ढूंढे? हाँ, सोल्यूशन क्या है? अब आइए सोल्यूशन पे क्या। तो देखिए, आपको फिगर बताता हूँ। दिल्ली पॉपुलेशन कितनी है? लगभग 3 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन। ये और कितनी व्हीकल्स हैं? लगभग 80 लाख व्हीकल हैं, यानी 4 आदमी पे 1 व्हीकल है। अगर आप देखें कितने ओनर हैं तो आपको नंबर 1 फोर्थ मिलेगा, यानी कि एक आदमी एक घर में 3-3 4-4 कारें हैं। तो ये जो हमने एक अपना स्टेटस सिंबल बना लिया है कि 4 कारें होंगी, 2 हमारे हस्बैंड वाइफ ड्राइव करेंगे, 3 हमारे बच्चे ड्राइव करेंगे। आज देखिए कि टोटल कितनी बसेज हैं, टोटल फ्लीट ऑफ बसेज जो पब्लिक बसेज हैं वो लगभग 5-5.5 हज़ार हैं। टोटल लोड जो लेती हैं वो लगभग 35-30 लाख के आसपास कम्यूटर्स हैं पर डे, और इतने ही कम्यूटर्स हैं मेट्रो में। लेकिन इन जनरल ट्रेन देखिए कि 2017-18 में टोटल कम्यूटर्स जितने थे उसके 18-20% अब कम हो गए। इसका मतलब लोगों का प्रेफरेंस दिल्ली में पर्सनल कार ड्राइव करने का ज़्यादा है। दिल्ली के पोल्यूशन का सबसे बड़ा खलनायक कौन? व्हीकल्स, गाड़ियाँ। व्हीकल्स इज द बिगेस्ट पोल्यूटर एंड वही सोल्यूशन निकालेगा। प्रॉब्लम इज फॉर द कम्यूटर्स। देखिए, अगर आप एक आदत डाल लें, मैं आपको कह रहा हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर आदत डाल लें और ये VIP कल्चर हटाएं अपना, नहीं मैं तो जाऊँगा तो अपनी कार में उसी, ये अगर कल्चर हटा लें तो इससे बहुत फ़ायदा होगा और ये सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आप देखिएगा, ये जो एग्जाम्पल मैंने 80 लाख कारें और 3 करोड़ की पॉपुलेशन, ये इम्बैलेंस है। यानी जब तक दिल्ली वाले अपना बर्ताव, अपना व्यवहार नहीं बदलेंगे तब तक हालात नहीं बदलेंगे, ये कहना चाह रहे हैं हम। सोल्यूशन जनता से आएगा, सोल्यूशन सरकारें नहीं लाएंगी, सोल्यूशन जनता से आएगा। Thank you so much, sir. Shobna ma'am, I would invite you to felicitate our guest.
Dr. Akhilesh Gupta sir. Thank you. एक अपकमिंग मिडिल क्लास इकोनॉमी के लिए न्यू नॉर्मल समय के साथ बदलता रहा है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी एक टाइम पर टेलीफोन्स नॉवेल्टी हुआ करते थे, कॉमन हो गए आज की डेट में। मोबाइल फोन्स पहले फ्लॉन्ट करते थे लोग, अब तो नॉर्मल सी बात है, सबके पास दो दो पे निकल आते हैं। पहले मोहल्ले में किसी एक घर में टीवी हुआ करता था, अब हर घर में लगभग टीवी मिल ही जाता है। अब एक टेक्नोलॉजी और आई है जो आज की डेट में फिर से नॉर्मल हो गई है। एक ऐसा डिवाइस जो आज से 10 साल पहले किसी के घर में शायद ही मिलता। द डिवाइस इज एयर प्यूरिफायर। जरूरी चीज है आज की डेट में। इस एयर पोल्यूशन से ये हमें बचाता है। फ्यूचर में और क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स देखने को मिल सकती हैं, इस सब के बारे में बात करेंगे हमारे इस सेशन में, जिसका नाम है टेक आजकल। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज मिस्टर महेश गुप्ता, चेयरमैन केंट आरो लिमिटेड, एंड मिस्टर अयाज फारूकी, हु विल चेयर दिस सेशन। तो सर आपकी इजाज़त हो ये सेशन स्टार्ट करेंगे एक शायरी से? जरूर, प्लीज। ओके, सो सेशन शुरू करते हैं एक ज़बरदस्त शायरी से। अच्छी लगे तो तालियां, नहीं अच्छी लगे तो भी तालियां। तो जितने ज़रूरी है गाड़ी के लिए चारों टायर्स, जितने ज़रूरी है गाड़ी के लिए चारों टायर्स, क्या उतने ज़रूरी बन गए हैं दिल्ली वालों के लिए एयर प्यूरीफायर्स? वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला मिथ जो रहता है एयर प्यूरीफायर के बारे में, वो घर पे बड़े लोग ये सोचते हैं कि भाई ये तो अमीरों के चोंचले हैं, बड़े लोग हैं, वो एयर प्यूरीफायर्स यूज़ करते हैं और वो पैसे कमाते हैं, तो उनकी जेब से पैसे निकालने का कोई तो जरिया होना चाहिए, तो उनको डराओ और एयर प्यूरीफायर्स उनसे खरीदवाओ। तो सर ये क्या है? कुछ एयर प्यूरीफायर्स वो कहते हैं कुछ काम नहीं करते, तो क्या काम करते हैं एयर प्यूरीफायर्स? ये बिल्कुल मिथ है। रियलिटी ये है कि जब आप अपने घर के बाहर हैं, पोल्यूशन से इफेक्टेड हैं, आपका AQI लेवल 300 है, 350 है, 200 है, मैं कहता हूँ 150 भी है, जो कि 50 सेफ लिमिट होती है। बाहर आपको काम पे जाना है, आपके कंट्रोल नहीं है आपके ऊपर, आपको जाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप स्कूल बंद करके बच्चों को भी घर में बिठा लीजिएगा। तो बाहर अगर AQI 400 है तो घर के अंदर 200 होगा, लेकिन घर के अंदर 50 नहीं आएगा वो। अगर आपको घर में रहते हुए अपना सेफ सिस्टम चाहिए तो आपको एयर प्यूरीफायर लगाना पड़ेगा। एनक्लोज्ड एटमॉस्फेयर में एयर प्यूरीफायर काम करता है, ओपन एटमॉस्फेयर में एयर प्यूरीफायर नहीं काम करता। एक पंखा है, पंखे को आप बाहर लॉन में बैठे पंखा चलाइए, आपको हवा लगेगी। एयर प्यूरीफायर को बाहर रखिएगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। एनक्लोज्ड एटमॉस्फेयर में, जो कि ओपन नहीं है आउटसाइड एटमॉस्फेयर को, हवा को सर्कुलेट करते हैं, वो पार्टिकुलेट को खींच लेता है और वहाँ पे AQI लेवल को ठीक कर देता है। और सबसे बड़ी बात यह है, आपको दिख रहा है AQI पहले कितने था, चला चुके, तो आजकल एयर प्यूरीफायर हम लोग ऐसे बनाते हैं जिसमें AQI दिखता रहता है आपको, तो उसको आपको क्या किसी को पूछना है। आपको दिख रहा है बाहर 400 है, आपको कमरे के अंदर 50 दिख रहा है, तो आपको खुद समझिए कि एयर प्यूरीफायर चोंचला नहीं है, ये रियलिटी है। बिल्कुल सर, एक और सवाल आता है इस पे। लोग कहते हैं कि एयर प्यूरीफायर जो होते हैं वो इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं। अगर हम घर में एयर प्यूरीफायर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी आदत हमें पड़ जाती है, और जब आदत पड़ जाएगी और जब बाहर जाएंगे हम, जैसे आपने कहा AQI ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे लंग्स को डैमेज ज़्यादा होता है, लंग्स को आदत पड़ी हुई है, तो उससे और ज़्यादा नुकसान होता है। तो फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होता है। ये मेरी ज़िंदगी में क्वेश्चन 98 से चल रहा है, जब से हमने वाटर प्यूरीफायर बनाया था। लोग ये कहते थे अगर हम आपका शुद्ध पानी पीने शुरू कर देंगे, और आज भी कहते हैं, और बाहर अगर पानी पीना है तो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप शुद्ध जितने देर पी सकते हो उतनी देर मत पीजिए। हवा आपको 24 घंटे में, अगर 10 घंटे आप घर में रहते हैं, 10 घंटे शुद्ध हवा मिलती है, उसका तो बेनिफिट लीजिए ना आप। फिर आप कहेंगे नहीं साहब एक दिन अच्छी हवा मिल गई, एक दिन खराब हवा मिल गई, तो मेरा पूरा इम्यून सिस्टम खराब हो गया। इम्यून सिस्टम की चिंता मत करें, जितना मैक्सिमम टाइम पे आप प्योर हवा ले सकते हैं वो रियलिटी है। ये जो आपका कॉन्सेप्ट है कि इससे हमारी इम्यूनिटी खराब हो जाएगी, वो मिथ है। जो एयर प्यूरीफायर्स हैं वो लोग किस लिए खरीदते हैं? फियर ऑफ पॉल्यूशन है या फिर प्रॉमिस ऑफ गुड हेल्थ है? पोल्यूशन है, इनडायरेक्टली इट गिव्स यू बेटर हेल्थ। ओके, स्ट्रेटजिक एक्सपेंशन आप कहाँ करना चाहेंगे? हैवीली पॉल्यूटेड सिटीज़ में या फिर ऐसी जगह जहाँ पे हेल्थ कॉन्शियस लोग ज़्यादा हों? मैं दोनों जगह करना चाहूँगा, बिकॉज इट गिव्स यू हेल्थ कॉन्शियसनेस एज वेल एज इट रिड्यूसेस पॉल्यूशन टू पीपल। इट्स हेल्पफुल इन बोथ प्लेसेस। थैंक्स सर। विद दिस हम इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक्स सर फॉर दिस। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। I would request you to please stay back on stage, and I would like to call Mr. Rajneesh Ahuja, Zee News editor.
Please, sir, if you could felicitate our guest. पोल्यूशन की मार तो सब पर ही पड़ती है, लेकिन अवेयरनेस क्यों नहीं आ रही है, यह भी एक क्वेश्चन है। इस अवेयरनेस को बढ़ाने का एक बड़ा जरिया हो सकता है आर्ट, और आर्ट का एक बड़ा ही खास फॉर्म होता है म्यूजिक। और जिन्होंने एक दो नहीं बल्कि कई मुद्दों पर म्यूजिक के जरिए लोगों को अवेयर किया है, जिनकी आवाज, जिनके अंदाज के हम सब जबरा फैन हैं, अब मैं स्टेज पर इनवाइट कर रहा हूं द मैन, द मिथ, द मशीन, इंडियन ओशन बैंड के वोकलिस्ट एंड बेसिस्ट मिस्टर राहुल राम को। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर राहुल राम। सिर्फ म्यूजिशियन ही नहीं है, IIT से मास्टर्स भी हैं, PhD होल्डर भी हैं, नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगाते क्योंकि काफी हम्बल इंसान है। और इस सेशन को होस्ट कर रही हैं मिस सानिया हुसैन। सानिया, ओवर टू यू। हर साल एक गाना जो है वायरल हो जाता है पोल्यूशन के ऊपर, जो इज क्रिएटेड बाय द वेरी टैलेंटेड राहुल सर, एंड हम होप करते हैं कि नहीं हो, पोल्यूशन कम हो जाए, वायरल ना हो, एज मच एज वी लव लिसनिंग टू इट। सो राहुल सर, कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट विद दैट? Yeah, okay. So, you know, every year at this time, this song, RWA uncles भेजते हैं। Like there's a classic line in this song कि हर शाम AQI जब मैं चेक करता हूँ, एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सी फिर आह भरता हूँ। तो ये वरुण का लाइन है। ये it requires a award-winning lyricist to come up with something like this. I can't do it. So here we go. पल पल पोल्यूशन में मैं रहता हूँ, लंग्स में लग गई जंग, ये कहता हूँ पल पल पोल्यूशन में हम रहते हैं। हर शाम AQI जब मैं चेक करता हूँ, एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सी फिर आह भरता हूँ। मैं सांस लेता हूँ तो खांसी आती है, पहले मैं रोता था अब हंसी आती है। मैं अस्थमा की नाली में खुल के बहता हूँ, पल पल पोल्यूशन में मैं रहता हूँ। कोई कहता है गाड़ी के धुएं की गलती है, कोई कहता है क्रॉप बर्निंग का सिस्टम गिल्टी है। सब एक दूजे पे बस ब्लेम गिराते हैं, फिर मास्क लगा के डेली फिर काम पे जाते हैं, और नेता बैठ के बस सब खुजाते हैं। पल पल पोल्यूशन में हम रहते हैं। थैंक यू। आपको लोग लॉजिक बाबा बुलाते हैं, मुझे जानना है क्या, क्यों बुलाते हैं, क्या है कहानी? क्योंकि मैं लॉजिकल हूँ, इट्स दैट सिंपल। सो आई टेल यू व्हाट। और जब मैं देखता हूँ कि दिल्ली में जो डिस्कशंस होती हैं, और ख़ास करके जब
सबसे ज़्यादा हंसी मुझे आई जब वो स्मॉग टावर लगाया गया। स्मॉग टावर से एयर पोल्यूशन हटाना इज इक्वल टू सेइंग मैं फ्रिज का दरवाज़ा खोल के कमरे को कूल करूँगा। Okay, we have a round of environment Antakshari now. Okay. Instead of शब्द, I'm going to give you situations and you're going to sing a song. Okay? जब लोग मास्क लगा के पटाखे जलाते हैं। Yeah, okay. अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे, कि कुदरत हंस पड़ेगी हो। अरे नींदे हैं ज़ख्मी, अरे सपने हैं भूखे, कि करवट फट पड़ेगी हो। I can't sing. Okay, जब नेता पोल्यूशन का ब्लेम एक दूसरे पे डालते रहे और नेता बैठ के बस खुजाते हैं। Let's do 2 lines, come on. ओ बीच गाने में ब्लेम गिराते हैं, और नेता बैठ के बस सब खुजाते हैं। पल पल पोल्यूशन में नेता भी रहते हैं। Okay, where are those 2 boys who sang that कवाली? चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार चले। एक ऐसे गगन के तले जहां रंग सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। कहीं फूल खिले कहीं छाँव चले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे हवा के तले चलो दिल्ली को साफ करे, हवा भी हो और स्वस्थ भी हो, हम सांस ले सके। एक ऐसे दिल्ली बने, एक ऐसे दिल्ली बने, एक ऐसे दिल्ली बने। राहुल राम है वो। Guys, come on. साजन हम तुम एक हैं, बस कहन सुनन को दो, मन से मन को तोलिए, सो दो मन कभऊ न हो। ओ भला हुआ मोरी गगरी फूटी, भला हुआ हो, भला हुआ मोरी गगरी फूटी, भला हुआ, हाँ भला हुआ मोरी गगरी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी रे, मोरे सर से टली बला, टली बला, मोरे सर से टली बला, सर से टली बला, टली बला, मेरे सर से टली बला। माला जपूं ना कर जपूं, माला जपूं, माला जपूं ना कर जपूं, और मुख से कहूँ न राम। माला जपूं ना कर जपूं, और मुख से कहूँ न राम।
राम हमारा हमें जपे और हम पायो विश्राम कबीरा, हम पायो विश्राम कबीरा, हम पायो विश्राम। भला हुआ मोरी माला टूटी, मला हुआ हो, भला हुआ मोरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी रे, मोरे सर से टली बला, मोरे सर से टली बला, टली बला मोरे सर से टली बला। चाकी चाकी सब कहें, चाकी चाकी सब कहे, चाकी 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 सब कहे, हाँ चाकी चाकी सब कहे, और कीली कहे न कोई, चाकी चाकी सब कहे और कीली कहे न कोई, जो कीली से लाग रहे वाको बाल न बिका होए कबीरा, माल न बिका होए। भला हुआ मोरी गगरी फूटी, भला हुआ मोरी गगरी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी रे, मोरे सर से टली बला, मोरे सर से टली बला, मोरे सर से टली बला। Thank you so much, Nirbhay, Vasu, Rahul sir. Thank you so much. I would request you to please stay back on stage, and I request Meenakshi ma'am to please come on stage and felicitate Mr. Rahul. Rahul sir, एक छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से आपको नजर। तालियां क्यों रुक रही हैं भाई?